Hello student, today I am telling you some important question. These question are very important for your examination. अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. I am going to teach you the topic the pace of industrial change. इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि एज यू नो 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाने के बाद किस गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है. द फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन वॉज क्लियरली कॉटन एंड मेटल. 1840 तक ब्रिटेन की जो मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री थी वो कॉटन इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री थी. लेकिन 1840 के बाद with the expansion of railway in England from 1840 and the colonies from 1860. इंग्लैंड में फर्स्ट ट्रेन 1825 में चली थी और इंडिया उस वक्त जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो वहाँ इंडिया में 1853 में फर्स्ट ट्रेन चली. तो रेलवे के एक्सपेंशन होने के बाद डिमांड वाज इंक्रीज किस चीज़ का, आयरन एंड स्टील का. तब जा कर के थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति मिली. सेकेंड पॉइंट, द न्यू टेक्नोलॉजी कुड नॉट इजली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल. जो नई टेक्नोलॉजी थी वो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी उसको इतनी जल्दी डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी. क्यों? लेस देन 20% ऑफ द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली. 20% से भी कम लोग जो था टेक्नोलॉजिकली एम्प्लॉयड थे और सारे लोग जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही अपने डोमेस्टिक यूनिट में काम कर रहे थे. मतलब टेक्नोलॉजिकली लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति स्लो थी. थर्ड पॉइंट, ऐसा नहीं था कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसमें इनोवेशन नहीं हो रहा था. ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी हो रहे थे, जिसकी वजह से जो फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, इन सब में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा था. और ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी टक्कर दे रहे थे. फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखिए आप लोग, न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव. मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉसेस अबाउट यूजिंग इट. जो नई टेक्नोलॉजी थी काफ़ी महंगी थी, इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे. और अगर मशीन टूट जाती थी, ब्रोक डाउन, द रिपेयर वॉज कॉस्टली. मशीन अगर टूट गई तो बाप रे, रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली हो जाता था. ये थे 5 या 6 पॉइंट. इसके कंक्लूजन में आप लोग लिखोगे, इन द मिड 19th सेंचुरी वर्कर्स वॉज नॉट अ मशीन ऑपरेटर बट द ट्रेडिशनल क्रॉफ्ट पर्सन एंड लेबर. तो ये था आप लोगों का आंसर. इसे प्रॉपरली तैयार करेंगे. नाउ सेकंड टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. हैंड लेबर एंड स्टीम पावर में पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए. व्हाई डिड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ यूरोप प्रीफर हैंड लेबर ओवर मशीन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? क्वेश्चन मार्क. एक्सप्लेन एनी 5 रीज़न. तो इस आंसर का जो फर्स्ट 2 पॉइंट है वो आप लोगों को है कि न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड सेकेंड रिपेयरिंग वॉज कॉस्टली. ये 2 पॉइंट लिखने के बाद थर्ड पॉइंट आप लोगों का होगा, इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. विक्टोरियन ब्रिटेन में लेबरों की कोई शॉर्टेज नहीं थी. कम पैसे में बहुत सारे लेबर मिल जाते थे. कंट्री साइड से बेचारे गांव से शहरों की तरफ मूव करते थे जॉब की तलाश में. फोर्थ पॉइंट, इन मेनी इंडस्ट्री द डिमांड फॉर द लेबर वॉज सीजनल. बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ सीजनल डिमांड होता था. अब एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी. कोल्ड मंथ में केटरिंग फॉर द क्रिसमस डिमांड. क्रिसमस के समय क्या होता था, जो लेबर की डिमांड होती थी पीक पर होती थी. इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन. इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रीफर हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन. सीजन के लिए वो लोग वर्कर को एम्प्लॉय कर लेते थे, अपनी इंडस्ट्री चलाते थे, तो उन्हें मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी. वो हैंड लेबर को ही प्रीफर करते थे. फिर इसके बाद नीचे आइए, जो मशीन वेर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म. मशीन से बने हुए सामान जो थे एक समान हुआ करते थे. अब एग्जांपल दे, जैसे टूथब्रश हुआ, वो पूरे सब जगह साइज एंड शेप में एक जैसे ही मिलेंगे. और मास मार्केट के लिए इसका मशीन से बने हुए सामानों का प्रोडक्शन होता था. बट द डिमांड इन द मार्केट वर ऑफ्टन फॉर गुड विद द नो
नेक्स्ट है स्पेसिफिक, हाँ, डिज़ाइन एंड स्पेसिफिक शेप। जो मशीन से बने हुए सामान होते थे उनके डिज़ाइन और स्पेसिफिक शेप होते थे। इसीलिए विक्टोरियन ब्रिटेन के जो लोग होते थे वो मशीन से बने हुए सामानों को उतना प्रीफर नहीं करते थे। विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास एंड एरिस्टोक्रेट फैमिली प्रीफर थिंग्स प्रोडक्ट बाय द हैंड। हाथ से बने हुए सामानों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है 3 मार्क्स का, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Why did upper class in Victorian Britain prefer things hand made by hand? मैं रिपीट कर रही हूँ। वाई डिड अपर क्लास इन विक्टोरियन ब्रिटेन प्रीफर थिंग्स मेड बाय हैंड। हाँ, किस वजह से विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास अरिस्टोक्रेट फैमिली थी वो हाथ से बने हुए सामानों को प्रीफर करती थी, क्यों करती थी? फर्स्ट पॉइंट, हैंडमेड प्रोडक्ट केम टू सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। एक क्लास को ये सिम्बलाइज करती थी। सेकेंड पॉइंट, दे वर बेटर फिनिश्ड। हाथ से बने हुए सामानों में बहुत ही बेटर फिनिश्ड होता था। इंडिविजुअली प्रोडक्ट, यानी एक सामान एक जैसा ही होगा, दूसरा सामान जो बनाया जाएगा वो पहले वाले से कुछ डिफरेंट होगा। केयरफुली डिज़ाइंड, हाथ से बने हुए सामानों में बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन दिया जाता था। और फिर विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास के लोग थे वो सोचा करते थे कि मशीन मेड गुड्स वेयर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज़। मशीन से बने हुए सामान ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉलोनीज़ कंट्री के लिए हैं, जैसे कि इंडिया के लिए। यही वो वजह था जब बहुत मशीन से बने हुए चीप सामान इंडियन मार्केट में आने लग गए तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, इन्हीं सब वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, फर्स्ट इस टॉपिक से आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिला कि किस वजह से 19th सेंचुरी में जो मर्चेंट थे, इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने हैंड लेबर को ही प्रीफर किया। सेकंड, विक्टोरियन ब्रिटेन में किस तरह से लोग जो थे अरिस्टोक्रेट फैमिली और अपर क्लास हाथ से बना हुए सामानों को ही प्रीफर करती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है लाइफ ऑफ द वर्कर्स, यानी 19th सेंचुरी में वर्कर्स का लाइफ कैसा था, उनका लाइफ उनके कंडीशन, किस कंडीशन में वो रहा करते थे। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन द माइजरेबल कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और करके एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ द ब्रिटिश वर्कर ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ब्रिटिश वर्कर का लाइफस्टाइल कैसा था 19th सेंचुरी में, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। मोर वर्कर्स दैन द डिमांड, डिमांड से ज़्यादा वर्कर्स थे। ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ द लेबर लाइफ वेयर अफेक्टेड, बहुत लाइफ अफेक्ट हुआ आप लोग का। मोर एंड मोर पीपल मूव टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब, बहुत लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं जॉब की तलाश में। फाइंडिंग अ जॉब वॉज नॉट so easy. If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly. अगर शहर में आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। और अगर कोई नहीं है तो फिर वो दे रहा है। मेनी जॉब सीकर हैड टू वेट वीक, बेचारे जो है हम तो इंतज़ार करते थे कि उन्हें यहाँ नौकरी मिलेगी, वहाँ नौकरी मिलेगी। और जब गांव से शहर की तरफ लोग अब आते हैं तो शहरों में जो था हाउसिंग प्रॉब्लम भी हो जाता था। जब स्पेंडिंग नाइट अंडर ब्रिज, बेचारे रात रात वो ब्रिज के नीचे गुजारते थे और इन नाइट शेल्टर में रहा करते थे। अब ये जो नाइट शेल्टर हुआ करते थे ये गवर्नमेंट इन्हें नहीं चलाती थी, प्राइवेट नाइट शेल्टर हुआ करते थे, इंडिविजुअल लोग इन्हें चलाते थे, जिससे की वजह से इनका कंडीशन काफ़ी ख़राब था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सीजनली ऑफ द वर्क इन मेनी इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो मैंने एग्जांपल पहले दे चुकी हूँ कि क्रिसमस के समय जो लेबर की डिमांड पीक पर हो जाती थी। तो वही वो बता रहे हैं कि सीजनली ऑफ द वर्क इन मेनी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री सीजनली वर्क करती थी। आफ्टर द बिजी सीजन सम रिटर्न टू द कंट्री साइड एंड सम लुक फॉर द न्यू जॉब। बेचारे जो लेबर हुआ करते थे वो कुछ तो जब उन लोगों का काम ख़त्म हो जाता था उस इंडस्ट्री में तो वो अपने गाँव की तरफ चले जाते थे। फिर आफ्टर द विंटर वैन द डिमांड फॉर द लेबर ऑफ द रूरल एरिया, और फिर इसके बाद बट मोस्ट लुक फॉर द ऑड जॉब, कुछ लोग नई जॉब की तलाश में। अतः मिड 19th सेंचुरी वर डिफ़िकल्ट टू फाइंड जॉब, बहुत कठिन था लोगों को जॉब ढूंढना। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है कि अर्ली 19th सेंचुरी में वेजेस इंक्रीज हुए कुछ लेबर्स के, लेकिन ये और भी टफ था। क्यों टफ था? वेजेस वर इंक्रीज बट डेली इनकम वर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द डे ऑफ वर्क। बहुत ही खतरनाक था, बेचारे जितने दिन काम करेंगे उतना ही उन्हें मिलता था।
टिल द मिड 19th सेंचुरी 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही गरीब थे 10% लोग, अर्बन जो पॉपुलेशन थी बहुत गरीब थी। और एम्प्लॉयमेंट जो था 1830 तक आते आते एम्प्लॉयमेंट जो था बहुत ही बढ़ गया था, 35 to 75% जो था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। तो ये लेबर का कंडीशन था 19 सेंचुरी में। ब्रिटिश लेबर या यूरोपियन लेबर का कंडीशन बहुत ही माइजरेबल कंडीशन था। बेचारे जब नए नए टेक्निक सामने आती थी, नई कोई इन्वेंशन मशीन इन्वेंट होकर के आती थी, तो बेचारे उस मशीन के ऊपर अटैक करते थे, उस मशीन का इन्वेंशन का अपोज करते थे, उन्हें वो मशीन नहीं चाहिए होती थी। मैं यहाँ पर एक मशीन आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एक मशीन है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी डिवाइस बाय द जेम्स हारग्रीव्स इन 1764। इस मशीन को जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया 1764 में। ये मशीन वुलन इंडस्ट्री के लिए आई थी। मशीन स्पीड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द लेबर डिमांड। इस मशीन ने बुनने का जो स्पीड था वो बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जो लेबर की डिमांड थी वो कम हो गई थी। तो स्पिनिंग व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस इन द woolen industry, women who survive on the hand spinning began attacking the new machine। जो औरतें थीं जो हाथ से बुन करके अपना लाइफ चलाती थी, सर्वाइव करती थी, उन औरतों ने स्पिनिंग जेनी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें ये मशीन पसंद नहीं थी, क्योंकि इस मशीन के आ जाने के बाद उनका जो रोज़गार था वो छिनने वाला था। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। बताया जाता है कि ये झगड़ा काफ़ी लंबे समय तक चला, इस मशीन के ऊपर औरतें बहुत लंबे समय तक अटैक करती रही। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि वाई डिड द वर्कर फियर द स्पिनिंग जेनी। औरतें जो थी वो क्यों स्पिनिंग जेनी मशीन से डर रही थी, तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। फिर ये कंडीशन बहुत लंबा नहीं चला। 1840 के बाद लेबर्स लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि आफ्टर द 1840 बिल्डिंग एक्टिविटी में ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर आया ये बिल्डिंग एक्टिविटी। कैसे? रेलवे स्टेशन कम अप, रेलवे लाइन्स वर एक्सपेंडेड, टनल डक्स, ड्रेनेज, सीवर लेड, रिवर एम्बैंक, ये सब चीज़ें जब बनने लगीं तो लेबरों को रोज़गार मिलने लगा। बताते नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल इन 1840। 1840 तक आते आते ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो रोज़गार था वो डबल हो गया, और लोगों को रोज़गार मिलने लगा। थोड़ा सा लेबर का लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो भी आगे तेज़ गति से आगे बढ़ने लगा। तो ये थे सारे टॉपिक, आज मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया। फर्स्ट था द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, सेकंड टॉपिक था आप लोगों का हैंड लेबर, थर्ड टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया लाइफ ऑफ वर्कर, फिर स्पिनिंग जेनी के बारे में बताया। ये सारे नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछेंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।